हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे भैया जी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी हम EAR रिएक्शन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, EAR रिएक्शन वास्तव में होती क्या है, एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ये होती है ना। रिएक्टिविटी आपको EAR के लिए कैसे चेक करना है, एल्कीन और एल्काइन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर कर दी है। तो अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो भैया EAR के जो एग्जाम्पल है ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, हम उनकी बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि EAR के एग्जाम्पल में हम कौन कौन सी रिएक्शन कवर करेंगे। तो आज एक एक रिएक्शन को जो है वो हम यहीं से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहीं से देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ EAR की। एग्जांपल्स ऑफ EAR, है ना, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यार एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ना, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। और यहां सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो अपने पास है एडिशन ऑफ HX। ठीक है, कि यार HX का एडिशन हमें करवाना है और इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन कहां पर मिलेगी आपको, तो ये रिएक्शन आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेगी, ये रिएक्शन आपको 11th की एनसीईआरटी में भी मिलेगी। कि मतलब ये है कि दोनों में टॉपिक कॉमन है कि जैसे यहां एल्काइल हैलाइड बनेगा तो एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो ये एल्काइल हैलाइड के लिए प्रिपरेशन मेथड है। और यहां पर जो वो एक तरीके से जो एल्कीन है वो रिएक्ट करेगी, तो ये एल्कीन की एक केमिकल प्रॉपर्टी है, एल्काइन की एक केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो दोनों में जो है ये चीज कॉमन है। तो HX का एडिशन जो है वो हमें कैसे करवाना है, सबसे पहले हम यहीं पर बात करेंगे। तो एल्कीन की बात पहले हम करेंगे कि एल्कीन जो है ना उस पर HX का एडिशन कैसे करवाएं, और फिर इसके बाद में हम एल्काइन के एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखो जरा कि एल्कीन, ये हमारे पास है कोई भी एल्कीन, HX का एडिशन हमें करवाना है। ये लो जी HX, रिएक्शन का नाम है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और जब एडिशन करवाओगे तो अभी तो दोनों तरफ जो रिएक्टिविटी आपको कैसी है, सेम ही नजर आ रही है कि दोनों कार्बन जो है वो सेमली ही जो है, मतलब दोनों तरफ ग्रुप भी सेम है, तो सब कुछ सेम है। कहीं पर भी H जोड़ दो, कहीं पर भी X जोड़ दो, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया भैया जी, HX जो है वो ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन कैसे चलती है, हालांकि जनरल मैकेनिज्म तो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, जनरल मैकेनिज्म की तो बात हम कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। तो देखो कि भैया मैकेनिज्म वही बात कि जैसे EAR रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है, ठीक ऐसे ही यहां पर ये रिएक्शन, क्योंकि EAR का ही एग्जांपल है, तो 2 स्टेप में क्या होगी, कंप्लीट होगी। सबसे पहले आप देखना जरा कि स्टेप फर्स्ट ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास H और ये X। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे पहले एल्कीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको, इलेक्ट्रोफाइल को देगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दिए, यहां से X माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कंडीशन ऐसी कि यार कहीं पर भी H जोड़ दो तो यहां चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये X माइनस हो गया क्या, बाहर, है ना। यहां रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बना है, आप देखो ध्यान से, EAR रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, विच में भी क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, वो कैसा भी हो सकता है, ये क्लासिकल भी हो सकता है और नॉन क्लासिकल भी हो सकता है। तो यहां जो कार्बोकेटाइन है ये बना है भैया जी क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और भैया मेरे कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन अगर बना है तो यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। पिछली क्लास में मैंने बताया था क्लासिकल और नॉन क्लासिकल क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन अगर बना है तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, फिर देखो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत ही आसान सा काम, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास, और एक बार कार्बोकेटाइन अगर बन गया तो रीअरेंजमेंट वगैरह सब होने के बाद अब बारी आएगी न्यूक्लियोफाइल की, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, X माइनस। तो X माइनस क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो कार्बोकेटाइन पर अटैक किया तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ओके, तो रिएक्शन का ये वाला स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप होता है, बोले तो RDS होता है, और ये वाला स्टेप कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो यानी रिएक्शन की रेट इसी पर डिपेंड करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रिएक्शन जो है ओवरऑल सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगी, मतलब ये है कि HX पर भी डिपेंड करेगी, और दूसरा जो एल्कीन पर भी रेट डिपेंड करेगी। ठीक है,
अब देखो कि इस रिएक्शन के बारे में एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो यही है, रिएक्शन कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स। ठीक है, रिएक्शन जो है वो ओवरऑल 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है। फिर दूसरा स्टेप यही है कि रिएक्शन में क्या बनता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन formed as intermediate, so rearrangement is possible। ठीक है, तो भैया यहां पर क्या होता है ना कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, और क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में पॉसिबल है। और आपको जब भी प्रोडक्ट बनाना हो तो रीअरेंजमेंट के बाद ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, फिर देखो कि चलो रीअरेंजमेंट भी हो गया, और अगर आप बात करो ना रिएक्टिविटी फॉर HX, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ HX कि यार HX का एडिशन करवाना है, और HX के एडिशन के लिए एल्कीन की रिएक्टिविटी आपको चेक करनी है। तो रिएक्शन कौन सी है, EAR। देखो अलग से लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉमन चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये रिएक्शन EAR है, तो जो EAR के लिए रिएक्टिविटी चेक करने का तरीका था वो ही HX के लिए रिएक्टिविटी चेक करने का तरीका रहेगा। तो मैं यहां से ऐसा बोलूंगा कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन फॉर एडिशन ऑफ HX ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डबल बॉन्ड कि यार इस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, है ना, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी HX के लिए उतनी ज्यादा होगी। या ऐसे चेक नहीं करो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, है ना, कि रिएक्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वही जो चीज हमने वहां पर पढ़ी थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो चाहे तो आप कार्बोकेटाइन बनाओ और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चीजों को चेक कर लो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी को चेक कर लो, चाहे फिर आप जो है वो चाहो तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी चेक कर सकते हो। और इसके अलग से एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी जो हो हम पहले कर चुके हैं। क्लियर है बात। फिर भैया देखो जरा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX कि यार इस रिएक्शन में अगर आप क्या करो, जैसे यहां HCl हो सकता है, HBr, HF वगैरह जो वो सारी चीजें हो सकती है, तो अब कौन सा वाला जो है वो HX जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आप सोचो कि यार ये बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा ना H और X का, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर जो है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है HI सबसे ज्यादा, फिर अपने पास होता है HBr, फिर होता है HCl, और लास्ट में जो वो सबसे कम रिएक्टिव होता है HF। इवन HF तो इतना कम रिएक्टिव होता है कि हम कहीं पर HF के एडिशन की बात ही नहीं करेंगे। आप जितने भी एग्जांपल देखोगे ना उन सब में ज्यादातर या तो HCl मिलेगा, या HBr मिलेगा, या फिर HI मिलेगा। ये तीन ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। HF जो है वो बहुत ही कम एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा, न के बराबर नहीं मिलेगा कहीं पर भी HF, है ना। और रीजन वही है कि यहां पर ओवरलैपिंग देखो, यहां पर तो ओवरलैपिंग कौन सी, 1s 2p, यहां पर जो है 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p। तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग, जैसे जैसे जो शेल का साइज बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इसलिए जो कि ये वाला बॉन्ड सबसे आसानी से इजीली ब्रेक होगा, है ना। तो इसलिए ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये छोटे छोटे पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं डायरेक्टली हम एग्जाम्पल की, कि क्वेश्चन कैसे करना आपको तो समझना। अच्छा, यहीं पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चीज पढ़ लेते हैं, और वो है भैया जी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, देखो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम मार्कोनिकॉव रूल की बात करते हैं। हालांकि मार्कोनिकॉव रूल जो है ना, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं एज, मतलब हमें तो सबको देखो क्या करना है कि कंपटीशन अटेम्प्ट करना है, और नीट या जेई का एग्जाम जो है वो हमें देना है। तो नीट जेई एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल पेपर तो आता नहीं है जो आपको थ्योरेटिकली जो कुछ पूछ ले कि यहां पर जो आप लिख के आओ, ठीक है, या पेज भर के आओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, जब भी मान लो इस तरह का क्वेश्चन या इस रिएक्शन से जब भी क्वेश्चन आए, तो आप कभी भी मार्कोनिकॉव रूल जो है वहां नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल ऐसा है जो
कई जगह लगता है और बहुत सारी जगह नहीं लगता है, ठीक है। अब कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा यह भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है, केवल इसलिए याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है ना। और अगर पूछेगा तो डायरेक्टली बहुत बार केवल स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेता है, केवल स्टेटमेंट पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मार्कोनिकॉफ, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। तो कई बार जो है वो केवल स्टेटमेंट के लिए पूछ लेता है आपको, है ना। तो इसलिए ध्यान में रखना, बाकी प्रोडक्ट जब भी हम बनाएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल आपको कहीं पर भी नहीं लगाना है। तो देखो जरा कि ये मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, हेडिंग लगाना है। मार्कोनिकॉव्स रूल, MKR में शॉर्ट में इसको लिखूंगा, ठीक है। देखो कि ये क्या है, मार्कोनिकॉव ये कहता है कि जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करवाओगे ना, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए और रिएजेंट भी कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जब आप एडिशन करवाओगे तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। ये सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। अभी क्या है ये तो हम रिएक्शन या एग्जांपल से ही समझेंगे। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि भैया जी अकॉर्डिंग टू दिस रूल in addition of any unsymmetrical reagent on any unsymmetrical alkene, negative part of alkene will attach on the double bonded carbon at which number of hydrogen atoms are less, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट है कि रिएजेंट का जो है नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स क्या हो, कम हो, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन एटम्स क्या हो, ज्यादा हो। दोनों एक सही है ना। पहले तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट देखो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब है जैसे HX हो गया, है ना, जैसे H2O हो गया, जैसे HOX हो गया, है ना, जैसे ICL हो गया, ये सारे के सारे जो है वो अपने पास, इसके अलावा जैसे ROH हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल। और भी बहुत सारे हैं। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब ये होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिला है ना, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। सिमेट्रिकल रिएजेंट, सिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। तो सिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब जैसे मान लो हमारे पास है एक X2, है ना, जैसे Cl2, Br2, I2, ये सारे सिमेट्रिकल रिएजेंट। अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो मिलेगा, जैसे X+ और X- आपको मिला, तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, सिमिलर ही हो गए, तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है। इसके अलावा देखो आप सिमेट्रिकल रिएजेंट में जो है वो हमारे पास H2O2 को भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे हम H2O2 की बात अभी करेंगे कि ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो दोनों तरफ क्या क्या जुड़ेगा, OH और OH जुड़ेगा, तो ये भी कैसा है, ये भी सिमेट्रिकल रिएजेंट ही है ना। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों जो है वो सेम एटम है तो भैया उस केस में सिमेट्रिकल विल बी, मतलब रिएजेंट विल बी सिमेट्रिकल। और अगर दोनों अलग अलग बन रहे हैं तो रिएजेंट कैसे होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे, है ना। इसके अलावा H2 हो गया, H2, है ना, तो ये भी कैसा है, एक तरीके से सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। अब आप समझना कि हमारे पास ये तो है मार्कोनिकॉफ रूल। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि यार आपको जो है ये रिएक्शन करवानी है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपको लिख के दे दिया HBr, ठीक है। क्या वही बात है कि हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, HX के साथ। हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं। इधर तो एल्कीन दिया है,
और इधर क्या है हमारे पास HBr है, HX है। तो हमें यह पता है कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ये लो जी डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, है ना। एक कार्बन पर तो हाइड्रोजन जोड़ो, दूसरे कार्बन पर क्या जोड़ो, Br जोड़ो। अब कौन से कार्बन पर, क्योंकि देखो यहां पर Br अगर जोड़ा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, और अगर यहां पर Br जोड़ा तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। अब प्रोडक्ट बनाना कौन सा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाए या 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाए? तो इसके लिए मार्कोनिकॉफ ने कहा कि भैया मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है। और मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो आप देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2 है, यहां पर कितने हैं, 1 है। नेगेटिव पार्ट कौन है, Br माइनस। आप ये सोचो कि ये अगर टूटेगा, मान लो इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Br माइनस और H प्लस में ब्रेक होगा। तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा, CH, और ये Br, और यहां पर क्या आया, CH3। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज MKR। ठीक है, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो हम लगा सकते हैं, ये कंडीशन है। लेकिन भाई एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है। हो सकता है मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर आ जाए, हो सकता है डायरेक्टली आंसर आ जाए, लेकिन मेरे भाई हमेशा, क्योंकि हम जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमें कोई बोर्ड की जो है वो कवरेज नहीं करनी है। हालांकि बोर्ड के बच्चे भी, आप अगर 12th के हैं तो बोर्ड के लिए भी ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, कॉपी भर के आनी पड़ेगी। लेकिन हमें कंपटीशन पर हमारा ज़्यादा फोकस है, नीट जेई पर ज़्यादा फोकस है, तो इसके लिए जो है वो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। और मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा इससे नहीं बनेगा। तो कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट ये है कि रिएक्शन जो है वो EAR मैकेनिज्म के थ्रू होती है, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और भैया इस मैकेनिज्म से जब रिएक्शन होगी तो अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, पहले कार्बोकेटाइन ही बनाना है, और फिर अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो कार्बोकेटाइन में क्या करवाओगे, रीअरेंजमेंट करवाओगे, और फिर रीअरेंजमेंट करवाने के बाद जो है वो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बताओगे। तो यहां पर देखो जरा कि अगर कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर मान लो कहीं पर एक से ज्यादा तरीके के कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो, या एक से ज्यादा तरीके के इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर सबसे पहले आप वही कार्बोकेटाइन या वही इंटरमीडिएट बनाओगे जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। वही इंटरमीडिएट, वही कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो भैया देखो यहां आप पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो कि एक काम करो, हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दो, तो हमारे पास एक तो ये कार्बोकेटाइन बना, ये वाला 2 डिग्री बना, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि यार हाइड्रोजन को इस बीच वाले पर जोड़ दो और पॉजिटिव चार्ज इस पर लगा दो, तो वो तो कैसा हो जाएगा, वो तो 1 डिग्री हो जाएगा, और 1 डिग्री जो है वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कम स्टेबल चीज बनती हो, हमेशा हमें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, ज्यादा स्टेबल चीज को ही बनाना है। ये कार्बोकेटाइन बना। अब चेक करोगे कि यार इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, तो मेरे भाई इसमें कोई रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो अब Br जो है पक्का कंफर्म है, Br माइनस जो है वो यहां अटैक करेगा, तो यहां अटैक करेगा तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, ये कंडीशन है। तो आपको हमेशा प्रोडक्ट इसी मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाना है। मैं वापस से बता देता हूं, ये रूल वूल लगाओगे और आगे एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी आएगा, तो ये रूल वूल लगाओगे, जितने ज्यादा रूल लगाओगे ना, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप मैकेनिज्म वाइज अटेंड करोगे, मैकेनिज्म को ध्यान में रखोगे, दिमाग में रखोगे, फिर क्वेश्चन को अटेंड करोगे, ये ध्यान में रखोगे कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बना है, किस तरीके से चीजें रीअरेंज होती है, तो भैया बहुत ही आसान सा काम है। फिर जो है वो कहीं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो ये है, यहां मार्कोनिकॉफ रूल लग सकता है। अब क्यों लगा, कि पहली बात तो ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है ना, तो एल्कीन अनसिमेट्रिकल है इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। दूसरी बात कि यहां पर जो अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है, एक पर 2 हाइड्रोजन है, एक पर 1 हाइड्रोजन है, तो भी मार्कोनिकॉफ रूल, तो इसीलिए मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल होती और दोनों तरफ हाइड्रोजन जो वो सेम होते या सिमेट्रिकल होती, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH और ये CH और ये CH3। अब यार अगर मैं HBr का एडिशन करवाऊं और अब अगर मैं मार्कोनिकॉफ को पूछूं ना कि यार बता कि हाइड्रोजन कहाँ जोड़ूं, तो मार्कोनिकॉफ कहेगा कि यार यहां तो देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर ही है, कहीं पर भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहां पर कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि जो चीज मार्कोनिकॉफ ने कही थी
मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि भाई हाइड्रोजन वहां जोड़ोगे जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, या नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। मार्कोनिकॉफ फेल हो गया है, ठीक है। तो यहां पर ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, ठीक है। और प्रोडक्ट फिर कैसे बनाए, तो यहां कहीं पर भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिज्म वाइज, मैकेनिज्म ये कहती है कि पहले कार्बोकेटाइन बनाओ। कौन से वाले पर बनाओ, इस पर बना दो चाहे इस पर बना दो कार्बोकेटाइन, है ना, कि इस पर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और यहां हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा। तो कहीं पर भी आप कार्बोकेटाइन बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 और ये CH पॉजिटिव और ये CH3। फिर क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ नहीं तो Br माइनस जो है वो हम यहीं पर जोड़ेंगे और ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार है, ठीक है। फिर देखो जरा कि एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको जो है वो इस तरह की कंडीशन दे दी। एक एग्जांपल लेते हैं जहां मार्कोनिकॉफ रूल चेक करते हैं कि लगता है कि नहीं लगता है ना। जैसे यूं समझो कि CH3C और ये CH3H, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2। मान लो तुम्हें एडिशन करवाना है HCl का, कि HBr का करवाओ चाहे HCl का करवाओ चाहे किसी का भी करवाओ, है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो जैसे मान लो एडिशन तुम्हें करवाना है किसका, HCl का एडिशन हम करवाना चाहते हैं। अब HCl का एडिशन करवाए और मार्कोनिकॉफ से पूछे कि भाई बता कि कहाँ Cl कहाँ जुड़ेगा, तो मार्कोनिकॉफ तो कहता है कि भैया Cl को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Cl जो है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, लेकिन अगर हम मैकेनिज्म वाइज चले तो मैकेनिज्म ये कहती है कि भैया सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन देखो। अभी मैं फ्लो चार्ट बताऊंगा आपको कि ये अगर HX के साथ रिएक्शन, कभी भी देख लो कि एल्कीन की रिएक्शन आपको HX के साथ करवानी है तो आपको जो क्या फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप समझो बात को कि सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो कार्बोकेटाइन कहां बनाए, बाहर वाले कार्बन पर या अंदर वाले कार्बन पर, बोलो पॉजिटिव चार्ज कहां लगाऊं, ज्यादा स्टेबल जहां होगा वहीं लगाऊंगा, और ज्यादा स्टेबल कहां है, 2 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां इस कार्बन पर लगेगा। तो हमारे पास CH3, ये आया CH और ये आया CH3 और ये CH और ये CH3। ध्यान रखना भैया, मार्कोनिकॉफ ने तो कहा था कि इस कार्बन पर जो है वो नेगेटिव जुड़ेगा, लेकिन देखो जी प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, अब ये कार्बोकेटाइन है तो चेक करो कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, कि ये दोनों कार्बोकेटाइन ऐसे बने थे जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। इन दोनों में ही रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, मैक्सिमम जहां तक स्टेबिलिटी इनकी हो सकती है ऑलरेडी वहां तक स्टेबिलिटी पहुंच चुकी है। तो इन दोनों में ही कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो मार्कोनिकॉफ आसानी से लग गया, या फिर यूं कहो कि ये सिमेट्रिकल थी इसलिए यहां नहीं लगा यहां लग गया। अब यहां पर देखना जरा कि इसमें जो है रीअरेंजमेंट होगा कैसे, कि यार यहां से जो है मैं काम करता हूं हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूं, और यहां से जैसे ही मैंने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो भैया हाइड्राइड शिफ्टिंग होते ही ये आया CH3C, यहां पर चार्ज कैसा पॉजिटिव, ये CH3, ये आएगा CH2 और यहां पर क्या आएगा CH3। हाइड्राइड शिफ्टिंग होते ही जो हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था ना वो किस में बदल गया, वो 1 डिग्री में बदल गया, और 2 डिग्री 1 डिग्री में बदल गया। तो यहां पर ही अब हम क्या करवाएंगे, Cl का अटैक करवाएंगे। तो Cl माइनस हमारा यहीं अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ये Cl हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है, यहां CH3 हो गया और यहां CH3 हो गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। भैया मार्कोनिकॉफ ने तो कहा था कि इस बीच वाले बाहर वाले कार्बन पर या यहां पर 2 नंबर कार्बन पर जो है ना वो क्या होगा, Cl जुड़ेगा, लेकिन मैकेनिज्म ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा, मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है ना, ज्यादातर रिएक्शन वो इसी तरीके की होती है जिनमें क्या होगा कि कार्बोकेटाइन जो होगा उसमें रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के बाद ही हमें प्रोडक्ट बनाना है, कोई मार्कोनिकॉफ फार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो एक बार जो मैं ये लिख देता हूं, देखो कि मार्कोनिकॉफ रूल कहां नहीं लगता है ना। इसको तो मैं मिटा देता हूं।
हाँ भाई देखो जरा कि कंडीशन ऐसी है, मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब देखो कि कहाँ नहीं लगेगा, है ना। तो पहली बात तो सिमेट्रिकल जो एल्कीन होगी ना वहां पर नहीं लगेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन पर नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात, अनसिमेट्रिकल एल्केन में भी वहां नहीं लगेगा जहां कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। या यूं कहो कि ये मार्कोनिकॉफ रूल वहां नहीं लगेगा जहां कार्बोकेटाइन बना हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, वहां पर नहीं लगेगा। रूल इज नॉट applicable on alkenes in which formed carbocation में रीअरेंज, ठीक है। तो भैया जहां पर रीअरेंजमेंट होगा ना वहां पर जो है मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, और बाकी जो है मार्कोनिकॉफ रूल लग सकता है। जहां रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है ना और अनसिमेट्रिकल है वहां पर लग सकता है। अब समझना जरा कि भाई फ्लो चार्ट क्या है ना। तो फ्लो चार्ट, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करना है ना हमें, तो कि एग्जाम में मान लो एरो पर कुछ लिख के आ गया, रिएक्शन आ गई, तो वहां पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रिएक्शन EAR का एग्जाम्पल है, और आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो पढ़ने से ही पता चलेगा कि हम HX की रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कीन के साथ, है ना। तो HX की रिएक्शन एल्कीन के साथ करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन EAR का एग्जाम्पल होती है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसी फ्लो चार्ट से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और फ्लो चार्ट ये है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। पहला काम है आपका कार्बोकेटाइन बनाना है। फिर अगला है रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट करवाओ, ठीक। और फिर तीसरा काम है भैया प्रोडक्ट बनाना है। बस इसको फॉलो कर लेना, फ्लो चार्ट को फॉलो कर लेना कि कोई भी EAR रिएक्शन है और वहां पर क्लासिकल कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है, देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होगा ना तो वहां तो रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं होगा, आप सीधा सीधा जो है वो प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन अगर कोई क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, कहीं पर कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो वहां आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है, प्रोडक्ट बताना है। मार्कोनिकॉफ केवल स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि नेगेटिव वहां जुड़ता है जहां पर जो है वो हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, अच्छा ये अगर ध्यान में रखोगे तो इससे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन जो हो इसी से बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास भैया जी ये है CH3 CH3 और ये CH2 है ना। ये हमारे पास कोई एल्कीन है, मान लो रिएक्शन एडिशन करवा रहे हो आप HBr की, हम चेक करते हैं, है ना। हम मैकेनिज्म से बनाएंगे, फिर हम ट्राई करेंगे कि यार यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो कई बार ऐसा भी आ जाता है, 4 ऑप्शन देगा आपको और चारों में से पूछेगा कि इनमें से कहां मार्कोनिकॉफ लगेगा, कहां मार्कोनिकॉफ नहीं लग सकता। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो हम जो इस पर प्रैक्टिस करेंगे कि प्रोडक्ट भी बनाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा हमें मैकेनिज्म वाइज ही बनाना है, प्रोडक्ट भी बनाएंगे और हम ये भी चेक करेंगे कि यहां मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बन सकता था या नहीं बन सकता था। तो समझना कि फ्लो चार्ट ये कहता है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, बनाओ कि भाई 2 डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डेड है और इन दोनों में से जो है वो किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर लगाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज आप उस कार्बन पर लगाओगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो भैया अंदर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया हुआ है, रीअरेंजमेंट करवाने का तरीका भी बताया हुआ है। मुझे बताओ क्या इसमें, अच्छा ये CH3 कहां से आया, यहां तो CH2 था, कहां से आया, ये यहां से आया। HBr का जो H है ना वो ऐड हो चुका है और कार्बोकेटाइन हम बना चुके हैं। तो यहां पर जो है वो अब सेकंड स्टेप में क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा,
कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर जो अब कौन जुड़ेगा, Br माइनस, और Br माइनस इस 3 डिग्री पर अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना वो ये वाला बनेगा CH3, यहाँ Br और ये CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो कभी 100% प्योर नहीं होता है, कि जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट है ना, अब केवल यही बनेगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। हम जो है वो हमेशा केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट को ही मेंशन करते हैं, हम केवल मेजर प्रोडक्ट ही बनाते हैं। जो साइड में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं, हम उनको कभी मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अपने पास है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं मैकेनिज्म वाइज, तो यही बना। चेक करते हैं मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि मार्कोनिकॉफ का रूल यहां लगेगा या नहीं लगेगा। तो समझना जरा कि भैया इस कार्बन पर मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। इस पर कितने हाइड्रोजन, 2, इस पर कितने हैं, 1। तो Br का नेगेटिव पार्ट, जो HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है, Br माइनस, तो Br माइनस वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, यानी कि इस वाले कार्बन Br जुड़ना चाहिए, इसी पर जुड़ रखा है। यानी मैकेनिज्म वाइज प्रोडक्ट वही बना है जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता। तो यानी इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल लग सकता है, मार्कोनिकॉफ रूल यहां लग सकता है। क्लियर है। अब क्यों लगा वो आपके सामने है, क्योंकि भैया इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। जहां रीअरेंजमेंट हो जाएगा ना वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। यहां रीअरेंजमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ इसीलिए लगा है ना। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल जो है मैं यहां पर लिख रहा हूं और वो सारे एग्जाम्पल जो है आपको चेक करने, इनमें प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो वो सारी चीजें हम काम में लेंगे जो मैंने आपको सिखाया था, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तभी चीज़ें समझ में आती है कि सारी चीज़ें यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो ज़रा, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां आपको जो है वो एडिशन करवाना है HBr का, है ना। चेक करो, मैं ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लिखूंगा, वीडियो को पॉज करो, प्रोडक्ट बनाओ, फिर ये भी बताना है कि कोई मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। और कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, आराम से जो है वो सोच समझ के बताना। कोई जल्दबाजी नहीं है। इन सब में आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब सारी वो चीज़ें जो हमने जो है वो पहले पढ़ी थी, सारा सब कुछ काम में आने वाला है भैया, चाहे वो रीअरेंजमेंट का हो, चाहे जो वो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो, सारी चीज़ें काम में आएगी, है ना। वीडियो पॉज करो, एक एक सवाल सॉल्व करो। क्या ध्यान में रखोगे कि भाई सबसे पहले फ्लो चार्ट दिमाग में होना चाहिए, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है और प्रोडक्ट बताना है। फिर चेक करेंगे मार्कोनिकॉफ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पर कार्बोकेटाइन बनाते हैं। कहाँ पर बनेगा, बीच वाले कार्बन पर। ध्यान रखना कार्बोकेटाइन 2 पॉसिबिलिटी होगी बनने की, या तो इधर वाले कार्बन पर या इधर वाले कार्बन पर, वो ही बनाना है जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर आएगा फिनाइल, ये हमारे पास CH और ये CH3, ये है भैया CH और यहाँ पर क्या आ गया CH3, ये कार्बोकेटाइन बना। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल भैया मेरे यहाँ से हाइड्रेट शिफ्टिंग हो सकती है, तो इसमें हो गया रीअरेंजमेंट। फिनाइल ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आया CH3 और यहाँ है CH2 और यहाँ क्या है CH3, देख लो ज़रा, ऐसा ही होगा। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो सकता है क्या, इससे ज़्यादा ये तो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, Br का अटैक करवाओ, यहीं पर हमारा Br माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल, यहाँ आ गया Br, ये आ गया CH3 और यहाँ CH2 और ये CH3, ये लो जी, ये प्रोडक्ट बन गया। मुझे बताओ क्या मार्कोनिकॉफ लगा क्या, नहीं लगा,
क्योंकि मार्कोनिकॉफ लगता तो मार्कोनिकॉफ तो कह रहा था कि Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो यहां पर प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो यहां कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा, एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन आएगा ऐसा कि इनमें से कौन से में मार्कोनिकॉफ रूल लग सकता है, कौन से में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग सकता, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्लियर है बात। फिर यहां पर देखते हैं जरा कि भाई प्रोडक्ट, सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, बीच वाले कार्बन पर ही कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ये लो कार्बोकेटाइन बना, क्या ये रीअरेंज होगा? भैया इसमें रीअरेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है ना, और इससे ज्यादा स्टेबिलिटी वैसे भी रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, तो Br यहीं अटैक करेगा, तो फिनाइल और यहाँ पर CH और ये Br और ये CH3। अब चेक करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल लगा कि नहीं लगा। तो भाई मेरे मार्कोनिकॉफ कहता है कि Br वहां जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो बीच वाले कार्बन पर Br जुड़ना चाहिए था, बीच वाले पर ही जुड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। यहां पर मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन मैं वापस से बता देता हूं, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको चेक करना आ जाए कि कहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, कहां नहीं लगेगा, है ना। प्रोडक्ट कभी भी मार्कोनिकॉफ से नहीं बनाना है। इसमें चेक करते हैं जी, पहले बनाऊं मैं कार्बोकेटाइन, ये देखो बना कार्बोकेटाइन, ठीक है, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, चेक कर लो, 3 3 6 और 1 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां से इसमें हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग करवा दूं, है ना, तो भी यही बनेगा। देखो जरा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट करवा भी दिया तो भी सेम आइडेंटिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ऐसा तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अब Br जो यहीं पर अटैक करेगा, कोई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, Br यहां अटैक किया और ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर Br। चेक करते हैं मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन है, तो 2 और 1 हाइड्रोजन है, तो 1 वाले पर जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो यहाँ कम है हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहीं पर जोड़ना है, वहीं पर जुड़ा हुआ है। भैया मेरे यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं कि यहां पर पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। मुझे बताओ कौन सी तरफ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। भैया देखो इस तरफ कार्बोकेटाइन बनेगा, डोनर इफेक्ट ज्यादा है ना, तो इस तरफ, इस वाले कार्बन पर कार्बोकेटाइन, वो ही कार्बोकेटाइन पहले बनाना है जहां स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो ये CH, यहां CH2, यहां CH2 और ये क्या आया, फिनाइल आया। देख लो जरा, ऐसा ही है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा मेरे भाई, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ से जो हाइड्राइड हटा के यहाँ शिफ्ट करवा दो, 2-2 फिनाइल वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है। और हमें पता है कि 2-2 फिनाइल या 2-2 बेंजाइलिक वाला जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो ये आया हमारे पास CH2 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 और ये PH, ठीक है। अब यहीं पर जो प्रोडक्ट बनेगा, Br यहीं अटैक करेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फिनाइल, ये फिनाइल, ये Br और ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये फिनाइल। देख लो जरा, ये प्रोडक्ट होगा। रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पर कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, ठीक है। फिर देखो जरा, इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट दिमाग में रखना, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है, इसके बाद ही हमें प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पर जो है वो हम, ये देखो ये वाला जो है वो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। 4 कार्बन की रिंग है ना, और रिंग के बाहर वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। 4 की रिंग, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो भैया रिंग में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। 4 की रिंग किस में बदलेगी, 5 में बदलेगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 की रिंग 5 में कन्वर्ट कर रहा हूँ भैया, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट करवाना हम ऑलरेडी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। 3 नंबर लेक्चर देख लेना, अगर आपको जो है वो ये कौन सा है, 5 नंबर, हाँ 3 नंबर लेक्चर देख लेना। तो 3 नंबर लेक्चर में जो है मैंने पूरी क्लास रीअरेंजमेंट में, पूरी क्लास में रीअरेंजमेंट ही बताया है। तो यहाँ से जो है वो मैं काम करूँगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो मिथाइल शिफ्टिंग करवाई तो ये प्रोडक्ट, ये रीअरेंजमेंट से कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें यही होगा। तो मैक्सिमम स्टेबल यही है, तो इसका मतलब Cl यही अटैक करेगा और Cl यहाँ अटैक करेगा, तो भैया मेरे प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेगा ना, वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया तो यहाँ पर कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें चेक करते हैं भैया जी, 5 कार्बन की रिंग है और कार्बोकेटाइन अगर मैं बनाऊंगा तो ये कार्बोकेटाइन बना, देख लो। तो 5 कार्बन की रिंग किस में बदलेगी, 6 कार्बन में बदलेगी। तो ये 5 की रिंग जो है वो 6 कार्बन में बदल गई,
ठीक है। और जो है वो अब इसमें और ज़्यादा रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग अगर करवाएंगे तो भैया इसमें और ज़्यादा रीअरेंजमेंट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और अब जो है वो Cl का अटैक यहीं पर होगा तो Cl यहाँ अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। रीअरेंजमेंट करवाना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने तब भी कहा था कि रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि बाद में हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो भैया ये है अपने पास कार्बोकेटाइन, ये बना, और रीअरेंजमेंट जो हुआ तो यहाँ पर भी कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करवाना है मेरे भाई, HX के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल जितने भी है ना, इन सब में आप देखो HBr HCl का एडिशन करवा रहे हो, लेकिन एरो पर केवल HBr लिखा है, केवल HCl लिखा है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे एग्जाम्पल यहां पर थोड़ी ना करवा सकते हैं हम। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस पर है, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपके मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो जाके। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं ज्यादातर वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपके मॉड्यूल में है या आपको जो क्लासेस में करवाए होंगे, है ना। चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊं, यही मेरा प्रयास है कि अच्छी आपकी कॉपी जो भी आप नोट्स लिख रहे हो वो अच्छे से अच्छे बने, है ना, और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उन नोट्स से सॉल्व हो जाए, यही मेरा मोटिव है ना। इसलिए जो है मैं यहाँ पर जब रनिंग क्लास होती है तो मैं कोई ज़्यादा जो है वो यहाँ पर भाषण या एंटरटेनमेंट देता नहीं हूँ कि भाई जोक सुनाऊँ या शायरी सुनाऊँ या गाना गा के सुना दूँ ऑनलाइन क्लास में, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम इसके लिए नहीं आए हैं। मेरा एक ही मोटिव है भाई, कंटेंट प्रोवाइड करवाना, और पढ़ते टाइम पर जो है ना हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसी बातें भी हम करते हैं लेकिन अभी नहीं करते, जब रनिंग क्लास होती है उसमें नहीं करते हैं, है ना। कभी लास्ट में, कभी पहले, जब मुझे लगता है कि ये चीज़ बताना ज़रूरी है या यहाँ ये चीज़ बोलना ज़रूरी है, वहीं पर करेंगे, है ना। रनिंग क्लास में ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। चलो ठीक है, हो गया। अब देखो, ये हमने मार्कोनिकॉफ रूल की यहाँ पर बात करी, एक यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट वो क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिएगा। हाँ जी, देखो कि जो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है वो है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, या खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट, ठीक है भैया, ये वो खरास नहीं है, विक्स की गोली लो और खरास दूर करो और खिच खिच दूर करो, और ठीक है ना। तो खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, यही हम बात करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, है ना। तो देखना, तो भैया देखो जरा कि क्या है पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। देखो कि एक तो जो है वो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एरो पर यहां पर लिखा था भैया HBr, ठीक है। तो हमने क्या किया, मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाया, या यूं कहो कि कार्बोकेटाइन बनाया। अगर रीअरेंजमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो यहां पर जो बीच में कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे, और कार्बोकेटाइन बनाए और रिएक्शन जो है वो हो गई CH3 और यहां पर जुड़ा क्या Br। रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हुई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि यार यही एरो पर अगर आपको HBr तो लिखा ही है ना, कि जैसे मान लो रिएक्शन तो HBr के साथ ही करवानी है, लेकिन यहां पर एरो पर आपको कोई पेरोक्साइड लिख के दे दिया, या तो वर्ड होगा पेरोक्साइड, है ना, या एरो पर जो है वो आपको H2O2 लिख के दे दिया, या एरो पर आपको R2O2 लिख के दे दिया, या एरो पर आपको जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे C6H5 और ये दे दिया भैया यहाँ पर COO, है ना, COOO COR, या
पूरा ही बना देता हूँ मैं खुद, जो है उरान काटने में लगा हूँ। COOCO और ये C6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, ऐसे करके जो है वो आपको कोई भी पेरोक्साइड लिख के दे दिया। ठीक है, तो क्या करना है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यार ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो ऐसा होता है पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण या खरास इफेक्ट के कारण, कि भाई Br जो है ना वो कहाँ जुड़ा, बाहर वाले कार्बन पर Br जुड़ा है। ठीक है, और पेरोक्साइड इफेक्ट यहां पर लगेगा। अब वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता यह है कि यहां पर तो रिएक्शन की मैकेनिज्म है EAR, जबकि यहां पर जैसे ही पेरोक्साइड लेते हो ना तो मैकेनिज्म हो जाती है कौन सी, FAR। मैकेनिज्म बदल गई रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म बदल गया तो प्रोडक्ट क्या हो गया, बदल गया। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो अब मैकेनिज्म आगे जाएगी। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, आगे बढ़ेगी। तो ये है, इसलिए जो है यहां पर प्रोडक्ट क्या हो गया, बदल गया। और यहीं से जो है वो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो भी यहां पर लिखा जाता है, और ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारी जगह डायरेक्टली प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बन जाता है। तो मार्कोनिकॉफ से ज्यादा हम काम में किसको लेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ को काम में लेंगे। आगे भी ऐसी रिएक्शंस आएगी जहां हम एंटी मार्कोनिकॉफ से डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कि भाई इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा AMKR। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से कि भाई इन एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बोले तो कौन, Br माइनस, है ना? कि यहां पर तो कौन है, Br माइनस ही होगा नेगेटिव पार्ट। हालांकि रिएक्शन में Br माइनस बनता नहीं है, रिएक्शन में तो फ्री रेडिकल बनता है, लेकिन याद रखना है, रूल ध्यान में रखना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैच ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन at which number of hydrogen atoms are less, कि भैया वहां जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर नॉट लेस। दिस इज तो ये तो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर। तो भैया इस केस पे जो है Br को आपको वहां जोड़ना है, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है, नॉट इवन Br नेगेटिव पार्ट। ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारी जगह जो है ना हम केवल HBr का एडिशन नहीं करवाएंगे। जैसे मान लो कहीं पर H2O का एडिशन करवाना है, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत पड़ गई, तो ध्यान ये रखोगे कि मार्कोनिकॉफ रूल में तो नेगेटिव पार्ट हम वहां जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहां पर देखो जरा कि यहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, अपने Br को बाहर वाले कार्बन पर जोड़ा है। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो चली कौन सी, FAR मैकेनिज्म से। अब हमें यही मैकेनिज्म पढ़नी है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, वास्तव में ऐसा क्यों होता है ना, कि बाहर वाले कार्बन पर क्यों जुड़ता है। अच्छा, वही चीज कि भाई कई जगह ऐसी है जहां पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ भी नहीं लगेगा। तो वही बात है कि भाई मैं तो हमेशा यही प्रेफर करता हूं, मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करता हूं कि रिएक्शन में जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट हमेशा मैकेनिज्म वाइज बनाओ। ये रूल वूल लगा के जो प्रोडक्ट नहीं बनाना है ना, मैकेनिज्म को फॉलो करो तो ही प्रोडक्ट सही बनेगा, और क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा मैकेनिज्म से अगर आप करोगे तो। हाँ, लेकिन रूल वूल लगाओगे तो क्या है कि रूल हर जगह लगते नहीं है, और जहां नहीं लगते हैं वहां लोग लिखा देते हैं ये एक्सेप्शन है ना। तो एक्सेप्शन कितने की याद रखोगे, लेकिन अगर मैकेनिज्म से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो देखो, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जो है वो हम FAR रिएक्शन को पढ़ेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है ना, उसकी चर्चा हम करेंगे EAR में। तो EAR हम पढ़ रहे हैं, है ना, और इसी में हम FAR रिएक्शन जो है वो कवर करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, देखो जी कि रिएक्शन है, अपने पास मैकेनिज्म है। नेक्स्ट FAR,
FAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या होती है। तो अभी मैंने कहा कि HBr का एडिशन करवाएंगे और पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी कि जैसे यार HBr का एडिशन हम करवा रहे हैं किसी एल्कीन पर, जैसे मान लो अभी जो एल्कीन ली थी हम वो ही ले लेते हैं। ठीक है, ये HBr का, और साथ में मान लो कोई पेरोक्साइड ले लिया, जैसे मान लो H2O2 पेरोक्साइड जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया और Br को वहां जोड़ दिया जहां हाइड्रोजन क्या थे, ज्यादा थे, और रिएक्शन की मैकेनिज्म बदल गई। कौन सी मैकेनिज्म हो गई? FAR रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। अगर मान लो पेरोक्साइड नहीं होता तो यहां पर मैकेनिज्म होती कौन सी? EAR, लेकिन मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये जो EAR रिएक्शन, FAR रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में पूरी होती है भाई। FAR रिएक्शन कितने में? 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। इवन नॉट FAR, फ्री रेडिकल की जो रिएक्शंस होती है ना, चाहे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो, फ्री रेडिकल एडिशन हो, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसके 3 स्टेप होते हैं। एक तो इनिशिएशन होता है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक होता है प्रोपागेशन जब रिएक्शन आगे बढ़ती है, और एक होता है टर्मिनेशन जब रिएक्शन क्या होती है, खत्म होती है। तो 3 स्टेप में हमारे पास रिएक्शन जो है वो होगी। तो मैं ये लिख देता हूं कि रिएक्शन है ना, FAR completes in 3 following steps। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन, या केवल आप इनिशिएशन भी इसको बोल सकते हो। चेन इनिशिएशन बोल दो या केवल इनिशिएशन बोल दो, एक ही बात होगी। तो अब ये क्या रिएक्शन है? तो भैया देखो, कोई भी फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा स्टार्ट होती है एक तरीके से फ्री रेडिकल के बनने से, कि फ्री रेडिकल जो है वो सबसे पहले बनेगा। और ध्यान रखना, एक बार कंटेनर में अगर फ्री रेडिकल बन गया ना, एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो एक फ्री रेडिकल दूसरे को प्रमोट करता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए, कि एक बार अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया तो अब आगे से आगे लगातार फ्री रेडिकल क्या होगा, बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले जो क्या होगा ना, कि इसमें पेरोक्साइड हम जैसे ही लेते हैं तो पेरोक्साइड में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आपको पता है हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है ना। और क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बहुत आसानी से इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और बहुत आसानी से आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। 2 OH फ्री रेडिकल आपको यहां से मिल गए। अब एक बार अगर फ्री रेडिकल बन गया ना, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को प्रमोट करता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। अब यहां पर फ्री रेडिकल बना, जैसे ही फ्री रेडिकल बना तो अब ये वाला क्या करेगा, दूसरे किसी HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये HO फ्री रेडिकल, इसने अटैक किया किस पर? HBr पर। तो भैया इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो यहां से एक तो H2O बाहर हो गया, एक Br फ्री रेडिकल यहां से बाहर हो गया, और ऐसे करके बहुत सारे फ्री रेडिकल कंटेनर में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो दोनों स्टेप हो गए चेन इनिशिएशन। सेकंड इज चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन या प्रोपागेशन स्टेप। देखो प्रोपागेशन स्टेप में अपने आप में 2 रिएक्शंस होती है ना, कि ये जो है यहां पर भी 2 रिएक्शन होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि भैया हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, Br फ्री रेडिकल आया। अब देखना ध्यान से कि आखिर Br बाहर वाले कार्बन पर क्यों जुड़ता है। मैकेनिज्म देखो ध्यान से, है ना। Br बाहर वाले कार्बन पर क्यों जुड़ता है? सबसे पहले वो फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में इसका भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब होमोलाइटिक क्लीवेज जब हुआ तो हमारे पास कंडीशन ये आई, CH3 ये CH फ्री रेडिकल और ये CH2 फ्री रेडिकल, ये कंडीशन आ गई, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। ठीक है ना। तो अब भाई देखो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, और होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो ये फ्री रेडिकल बने। अब यार Br फ्री रेडिकल जो आया ना, वो या तो इस बाहर वाले पर जुड़ेगा या अंदर वाले पर जुड़ेगा। हम दोनों कंडीशन चेक करके देखते हैं कि यार कहां पर जुड़ने से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले Br फ्री रेडिकल को बाहर वाले पर जोड़ के देखते हैं। तो अगर मैंने Br को यहां जोड़ा तो अंदर वाला फ्री रेडिकल जो बच जाएगा, ऐसी कंडीशन आएगी, ये CH2 और ये Br। अब Br को मान लो आपने अंदर वाले इस कार्बन पर जोड़ा, तो
तो कंडीशन ऐसी आएगी CH3, ये CH, यहाँ पर Br और ये CH2 फ्री रेडिकल। अब यार हमें हमेशा वही इंटरमीडिएट बनाना होता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल देख लो कौन सा है। इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास बेचारे के पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। और ये वाला क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम कभी भी ये वाला नहीं बनाएंगे, हम फ्री रेडिकल ये वाला बनाएंगे। तो यहां पर Br जैसे ही जुड़ा तो फ्री रेडिकल बना भैया मेरे 2 डिग्री फ्री रेडिकल, CH और ये CH2 और ये Br, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना। क्लियर है बात? और 2 डिग्री फ्री रेडिकल जैसे ही बना, अब रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग आगे होगी। इसलिए Br बाहर वाले कार्बन पर जुड़ता है, क्योंकि इस रिएक्शन के बीच में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल हम वो ही बनाएंगे कि जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये वाला है। ध्यान रखना, EAR रिएक्शन जब हम करवाए थे ना, ये लाइन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में उतार लो, नहीं कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा, है ना। EAR रिएक्शन में तो हमने पहले कार्बोकेटाइन बनाया, और कार्बोकेटाइन बनाने के लिए पहले हाइड्रोजन जोड़ा, कार्बोकेटाइन बनाया, फिर Br जोड़ा। यहां पर पहले Br जोड़ना है, फ्री रेडिकल बनाना है, बाद में हाइड्रोजन जोड़ना है। वहां पर Br बाद में जुड़ रहा था, यहां पर Br पहले जोड़ना है, पहले Br जोड़ना है। और आपको ये चेक करना कि यार Br यहां जोड़ूंगा तो अंदर वाले पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहां जोड़ूंगा तो बाहर वाले पर फ्री रेडिकल। ज्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल है, उसके अकॉर्डिंग Br जो है वो आप जोड़ोगे, कि जहां पर Br जुड़ने से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, वहीं पर आप जो है Br को ऐड करोगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। अब इसी में एक स्टेप और है। सेकंड स्टेप ये है कि भैया CH2, CH3, CH और ये CH2, ये Br, ठीक है, किसी HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। और वही बात है कि फ्री रेडिकल के साथ इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगा। तो ये ब्रेक हुआ ऐसे, तो हमारे पास जो है ये H फ्री रेडिकल तो यहाँ आके जुड़ गया, और एक हमारे पास CH2, CH2 और ये Br। देखो ये तो बन गया प्रोडक्ट, और ये Br फ्री रेडिकल क्या हो गया, अलग हो गया। और ये लगातार चलता जाएगा, ये दोनों स्टेप लगातार चलते जाएंगे, तब तक चलते जाएंगे जब तक कि रिएक्शन से सारी की सारी एल्कीन खत्म ना हो जाए। आप देखो ये Br फ्री रेडिकल किसी दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पर जाके अटैक करेगा, वापस से स्टेप ए स्टार्ट हो जाएगा, वापस से ये वाला बनेगा, वापस से सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, वापस HBr का होमोलाइटिक क्लीवेज। यानी तब तक रिएक्शन चलेगी जब रिएक्शन से एल्कीन और HBr खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक लगातार चलेगा। और जैसे ही खत्म हुआ तो अब आता है थर्ड स्टेप, विच इज चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। अब चेन टर्मिनेशन में देखो क्या होगा कि भाई ये रिएक्शन जो स्टार्ट होती है ना, वो फ्री रेडिकल के बनने से स्टार्ट होती है, कि रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं रेंडमली, जो है वो मतलब फ्री रेडिकल बने तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब अगर रिएक्शन से सारे फ्री रेडिकल गायब हो जाए, सारे फ्री रेडिकल चले गए, तो अगर जैसे ही रिएक्शन से फ्री रेडिकल गायब होंगे ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसमें क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप पे कंटेनर में जितने भी फ्री रेडिकल है वो सारे रेंडमली एक दूसरे से क्या होने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं। हर कैसे जुड़ने लग जाएंगे, जैसे पॉसिबिलिटी है कि यार Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना ले, Br2 बना ले। पॉसिबिलिटी है कि एक H फ्री रेडिकल दूसरे H फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर H2 बना ले, है ना। पॉसिबिलिटी ये भी है कि यार CH3, CH और ये CH2 और ये Br फ्री रेडिकल था, ये Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, और यहाँ पर जो JM डाइब्रोमाइड मतलब इस तरह के कंपाउंड बना ले, है ना। ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेंडमली कैसे भी जुड़ जाएंगे। तो ये सारे के सारे टर्मिनेशन स्टेप है, और जब सारे फ्री रेडिकल खत्म हुए रिएक्शन रुक जाएगी। ऐसे रिएक्शन चलती है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछेगा कि भैया जैसे आइडेंटिफिकेशन करवा लेगा कि कौन सा वाला चेन इनिशिएशन स्टेप है, कौन सा वाला प्रोपागेशन स्टेप है, कौन सा वाला जो है वो टर्मिनेशन स्टेप है। मैं जहां पर बोल रहा हूं ना क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उसको जो दिमाग में नोट कर लिया करो या कॉपी के साइड में लिख लिया करो, ये पूछ सकता है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि यार क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास 3, और ये देखा जाता है कि इसका ये वाला स्टेप जो है ये डेल्टा H नेगेटिव होता है इस स्टेप का, यानी इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और इवन सेकंड स्टेप जो है यहाँ पर भी डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक है, दोनों के दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक स्टेप होते हैं। और भाई मेरे यही कारण है कि केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, कि ओनली HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट, HCl HI ये दोनों ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और रीजन इसका ये है कि HBr के लिए ये दोनों के दोनों स्टेप कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं।
अब यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सोथर्मिक होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह कैसे आएंगे ये आज की क्लास में तो हो नहीं पाएगा, है ना। थोड़ी सी क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रख सकते, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर लेंगे, जो हाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन है ना ये खत्म कर लेंगे और हाइड्रेशन की रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। हाइड्रेशन में H2O हमने ऐड करना है, H+ और OH- ऐड करना है, जिसमें 3 रिएक्शन मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरी जो थी वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये 3 रिएक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, तो अगली क्लास में हम इनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके समझ में आई होगी। इसको कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे भैया, यहीं से नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मैकेनिज्म से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भैया, चैनल को शेयर करो। हाँ, हमें जो है वो बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चों तक रीच पहुंचानी है अपनी, है ना, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो अपन से जुड़ेंगे तो ही जो है वो एक अच्छा लगेगा, है ना। और भाई कोई भी अगर आपको नीट के एग्ज़ाम को लेकर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है ना, तो वो आप कमेंट में जो करो, ताकि अगर जो है मुझे लगा कि ये टॉपिक, ये क्वेरी आपकी दूर करनी चाहिए, या यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मैं बता सकूँ, तो उसके लिए मैं एक कॉमन सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ, है ना। तो वो आप कमेंट करो और चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों तक, सब तक, जितने भी जो है वो आपके भाई बंधु हैं, जो भी कोई नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके भी अपनी चीज़ें, अपना चैनल काम में आ सकता है, उस तक आप चैनल को पहुंचाओ, ठीक है। तो यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़े। थैंक यू।